हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमारा ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है डीआई का, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, डीआई पूरा नाम लिख लेता हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ जी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि हमारा डीआई का सिलेबस क्या है, एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, राइट। अब आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी डीआई का जो सेट आता है हम उसे अप्रोच कैसे करेंगे, राइट। तो चलिए फिर इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और उसके अलावा आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा उस टाइप के क्वेश्चंस पे जहां पे डेटा टैबुलर फॉर्म में दिया जाता है, मतलब टेबल की फॉर्म में दिया जाता है। हम कुछ क्वेश्चन वो भी देखेंगे जो पिछले 2-3 वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो इस क्लास में पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह का रहेगा। हम एक एक टाइप ऑफ चीजें पढ़ते चलेंगे और उसमें एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं हम वो सब भी डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जो हमारी डीआई की क्लासेस होंगी वो प्री लेवल ही होंगी, तो प्री लेवल के जो सवाल हैं हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ समय बाद जब प्री लेवल खत्म हो जाएगा तो जब मेंस लेवल की चीजें देखेंगे तो मेंस लेवल के भी एग्जाम में पूछे गए सवाल देखेंगे। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्लास की। बच्चों, डीआई का हमारे पास कभी भी कोई भी सेट अगर आता है, जनरली ये होता है एग्जाम में कि आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, एक इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर 5 सवाल दिए जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास में एक सेट है, ये जो है ये एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था सन 2022 में। हम एग्जाम वाले से ही शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान है ना। एंड दिस इज काइंड ऑफ मोर और लेस परफेक्ट सेट जहां से हम डीआई की शुरुआत कर सके, ओके। और प्री लेवल की डीआई जो होती है वो आसान ही होती है, राइट। कुछ एक सेट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं बट ज्यादातर केसेस में आसान होती है। तो है क्या, अगर डीआई हमारे पास कोई भी डीआई का सेट आए तो हमें कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें कुछ चीजों के बारे में ये पता होना चाहिए। बेसिकली हम कुछ सवाल हमें अपने आप से करने चाहिए जब भी हमारे सामने कोई डीआई का सेट आए। तो हमें कुछ सवाल अपने आप से करने चाहिए। तो मतलब जो अप्रोच है हमारी वो क्या है, वी आस्क आवरसेल्फ सर्टेन क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट डेटा इज गिवन, व्हाट डेटा इज गिवन। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चों वो है क्या, व्हाट डेटा इज गिवन। जो इंफॉर्मेशन है वो क्या दे रखी है, क्या चीज दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास लेट से ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट कि हमारे पास एक क्लैरिटी अगर हमें मिल गई कि व्हाट डेटा इज गिवन, इंफॉर्मेशन क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। हम ये बोलेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, सवाल में आफ्टर ऑल पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद में हम ये सोचेंगे जो भी पूछा जा रहा है उसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है, व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड, व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड to answer the question, to answer the question, what data is required to answer the question, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास हम ये देखते हैं कि what step should be taken। मैं हर चीज को आराम से डिटेल में आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले एक बार सारे पॉइंट्स में लिख दूं, what step should be taken, आराम से समझाता हूं, हिंदी में समझाता हूं। और अगली चीज है हमारे पास में, इज देयर एनी बेटर वे, इज देयर एनी बेटर वे। तो बच्चों है क्या, अगर हमारे पास में कोई भी सवाल आए, कोई भी डीआई का सेट आए
तो हमें अपने आप से 5 सवाल पूछने हैं। वो 5 सवाल हैं क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा दे रखा है वो है क्या। ठीक है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए, एक बार डेटा पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन पढ़ ली, समझ ली कि हमें दिया क्या गया है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं और हम ये देखेंगे कि सवाल में पूछ क्या रहे हैं, और सवाल में जो चीज पूछ रहे हैं उसको आंसर देने के लिए हमें किस इंफॉर्मेशन की, किस चीज की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या स्टेप्स लेनी है। मतलब कहां जोड़ा जाए, कहां घटाया जाए, कहां रेशियो निकालें, कहां एवरेज निकालें, कहां परसेंटेज कैलकुलेशन करें, जो भी करना है। और उसके बाद में हम ये भी सोचेंगे कि क्या कोई बेटर वे है। बेटर वे का मतलब, कई बार ऐसा होगा कि डीआई सेट में आप ऑब्जर्वेशन से ही सवाल सॉल्व कर सकते हो, कई बार ऐसा होगा कि डीआई सेट में आप ना ऑप्शन बेसिस जा सकते हो, या फिर कोई और टेक्निक लगा सकते हो, अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा सकते हो। समझ रहे हो? तो इन अ सेंस किसी भी फॉर्म में डीआई सेट में हमें बहुत सारे बेटर वेज मिल जाएंगे, जिनसे हमें पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सवाल फटाफट होंगे। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो हमें आज टैबुलर डीआई पढ़ना है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक चीज दी जाए, क्या, लेट्स से सवाल में एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से हमारे पास कहीं पे ये दिखा है, दिया गया है लाइन ग्राफ। एक लाइन ग्राफ का एक सेट है हमारे पास में, एक डेटा दिया गया है। डेटा क्या दे रहा है? डेटा ये दे रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, ऑफ अ सिटी ओवर प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में कितने की परसेंटेज इंक्रीज हुई है, लेट से वो हमें दे रखा है। एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ओवर प्रीवियस ईयर, राइट। अब यहां पे एक साल हमारे पास लेट से लिखा गया है 2018, फिर है हमारे पास 2019, फिर है हमारे पास 2020 और 2021। ये तो 4 साल ही हुए, चलो कोई नहीं, रहने दो, है ना। अब परसेंटेज इंक्रीज जो दे रखी है, सपोज करते हैं 2018 में बढ़ोतरी हुई है 25% की, 2019 में बढ़ोतरी हुई है उससे थोड़ी कम 20% की, 2020 में बढ़ोतरी हुई है, लेट से क्या ले लो मैं, 24% की, और 2021 में बढ़ोतरी हुई है लेट से 10% की। आराम से समझना, एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, हर उसमें आराम से समझना। तो परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास किसी एक शहर की जनसंख्या में परसेंटेज बढ़ोतरी कितनी हुई है, वो हमें दे रखी है लाइन ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है। डेटा आपको क्लियर है, समझ में आया? हमारी मेन इंफॉर्मेशन जो भी है लिखी हुई है आपके सामने। अब अगर इसी में मैं आपसे एक चीज, सिंपल सी चीज पूछूं, अगर इसी में मैं आपसे एक सिंपल सी चीज ये पूछूं, पहली चीज ये है, क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, क्वेश्चन में किसी और कलर से लिख दूं, ब्लैक कलर से लिख दूं क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों वो दिया गया है, इन विच ईयर पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या जो है, इज हाईएस्ट। ये जो हमारे पास 4 साल का जो डेटा दिया गया है ना, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं किस वर्ष में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? किस वर्ष में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए है 2018, बी है 2019, सी है 2020 और डी है 2021, और पांचवा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या जो भी आता है। ठीक है, बताओगे जरा किस वर्ष में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? यस बच्चों,
सोचना। टेल मी, किस वर्ष में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो अगर इसे मैं हिंदी में भी लिख दूं सवाल कि किस वर्ष में जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, ये रहा हमारे पास हिंदी में सवाल। ओके, सभी लोग आंसर दें इसका। किस वर्ष में जनसंख्या सबसे अधिक है? सोचो बच्चों, पता है इस सवाल के माध्यम से हम एक चीज सीख रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पांच पॉइंट लिखे थे ना, उनमें सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन। हमें इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 2018, ये है बच्चों गलत। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां जनसंख्या थोड़ी ना दे रखी है किसी साल की। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, प्रतिशत वृद्धि दे रखी है कि पिछले साल की तुलना में किसी भी साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। तो ये जो 25% लिखा है ये जनसंख्या थोड़ी ना है। ये जो 25% लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि सन 2017 में जितनी भी जनसंख्या थी उसमें 25% की बढ़ोतरी होके सन 2018 की जो जनसंख्या है वो क्या हो गई? उसमें 25% की बढ़ोतरी हो गई। समझ रहे हो? पहले ये समझो डेटा दे क्या रखा है, पहली चीज। तो अगर सन 2000 ये 25% का मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल जनसंख्या 25% से बढ़ी है। और इस 20% का मतलब, इस 20% का मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब भी यही हुआ कि पिछले साल की तुलना में, सबसे पहले मैं सारे साल लिख लूं। इस 20% का मतलब बच्चों ये हुआ कि पिछले साल की तुलना में 2019 में जनसंख्या बढ़ी है 20% से, और 2020 में लिखा है 24%। तो 2019 की तुलना में 2020 में जनसंख्या बढ़ी है 24% से। तो जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। फिर फाइनली बढ़ोतरी हुई है 10% की। फाइनली बढ़ोतरी हुई है 10% की। समझ में आया? तो हमने क्या किया? फाइनली अगर बढ़ोतरी हुई है 10% की तो हमने इसमें 10% की बढ़ोतरी। तो ये लगातार बढ़ोतरी होती जा रही। हमें नहीं पता जनसंख्या कितनी है, किसी भी साल की जनसंख्या हमें पता ही नहीं है, दे ही नहीं रखी है। सवाल में दिया गया है प्रतिशत वृद्धि, पिछले साल की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2018 में पिछले साल की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है। 2019 में 2018 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। 2020 में 2019 की तुलना में 24% की वृद्धि हुई है। और 2021 में 2020 की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। तो अगर लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है जनसंख्या, चाहे जितने परसेंट से, भले ही 1% से बढ़े, बढ़ोतरी तो हुई ना। भले ही 1% से बढ़े, बढ़ोतरी तो हुई। तो अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब हाईएस्ट कहां होगी? आखिरी साल में होगी। समझ में आ रहा है? हाईएस्ट कहां होगी? आखिरी साल में होगी। ओके शिवेन, डन। ठीक है, ठीक है, करते चलेंगे सब, है ना। और इसका जो कंटेंट होगा वो पिछले डीआई स्पेशल से अलग होगा। ओके, वो पहली क्लास से ही दिखेगा। तो पिछले मतलब इनफैक्ट सैटरडे संडे में पूरा का पूरा मेरा वीकेंड इसी कामों में गया है, इन्हीं में, राइट।
कि डीआई बैच के लिए नया कंटेंट उसको इकट्ठा करने में। अब तो यहां पे हर साल लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। मतलब इसी चीज का अगर हम लोग ग्राफ बनाते ना, इसी चीज का अगर हम लोग ग्राफ बनाते तो बढ़ोतरी, राइट, हमें दिखता कि लगातार वैल्यूज बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो किस साल जनसंख्या सबसे ज्यादा किस साल होगी? आखिरी साल। तो जो हमारा आंसर आ गया बच्चों, आंसर आ गया आखिरी साल, मतलब 2021। ठीक है, ध्यान से देखना कि हमारे पास जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर इसी में मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, एक और सवाल इसी डेटा में मैंने आपसे पूछा, सवाल क्या है? वैसे सवाल क्या है? अगला है, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन 2018 टू 2000 क्या ले लू मैं, 20। 2018 से 2020 की ये जो 2 वर्षों की जनसंख्याएं हैं, इनका अनुपात क्या है? अब आप ये मत बोल देना कि हमारा आंसर 25:24 आएगा, गलत है ये। क्यों? क्योंकि ये जनसंख्याएं नहीं दे रखी हैं, ये प्रतिशत वृद्धि दे रखी है। तो ये मत सोचना कि हमारा आंसर 25:24 आएगा। 2018 और 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब नहीं, रेशियो पूछ रहे हैं। सोचो क्या आएगा आंसर, लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे इसे सॉल्व? 2018 से 2020, यस, सोचो सोचो सोचो। पता है, अगर हमें यह पता है प्रतिशत वृद्धि कितनी है, हमें किसी वर्ष की जनसंख्या तो पता नहीं है, हमसे रेशियो पूछ रहे हैं, तो मान के चल सकते हैं, हम मान के चल सकते हैं। तो अगर इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि सन 2018 में लेट से जनसंख्या थी 100, हम मान के चल रहे हैं सन 2018 में जनसंख्या थी 100, तो सन 2019 में जनसंख्या कितनी होगी और सन 2020 में जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, सोचते हैं सन 2019 में जनसंख्या कितनी होगी, सन 2020 में जनसंख्या कितनी होगी। आराम से देखते हैं बच्चों। अब इसी में है क्या, इसी में है क्या कि अगर हम ये सोचें, कोई ये बताएगा सन 2018 से सन 2019, अगर सन 2018 की जनसंख्या है 100, तो सन 2019 की जनसंख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई बताओ? और वैसे ही आप बताना सन 2020 की जनसंख्या कितनी हो गई, बताना है। सन 2018 की जनसंख्या अगर मैं 100 मान लूं, तो सन 2019 की जनसंख्या कितनी होगी? 100 मैंने माना है, घबराते नहीं है, आराम से सिंपल चीज समझते हैं। वो क्या हुआ, अगर आप यहां पे जहां मैंने आपको समझाया था, आपको यह पता है पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दे रखी है, तो ये जो 25% है, नाइस देव लेना, ये जो 25% है, ये इसका मतलब 2017 से 18 जनसंख्या 25% से बढ़ी है, यही लिखा है। 2017 से 18 जनसंख्या 25% से बढ़ी है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2017 से 18 जनसंख्या 25% से बढ़ी है, और 2018 से 19 जो वृद्धि है, 18 से 19 वृद्धि कितने की है, वो है 20% की। 18 से 19 जो वृद्धि हुई है बच्चों,
वो हुई है 20% की। डन ना, समझ रहे हो? अच्छा, किसी संख्या को 120% से बढ़ाना है, 100 का 20% बना 20, तो 2019 में आ गई जनसंख्या कितनी? 120। समझ में आया हमने क्या किया कि पिछले वर्ष की तुलना में परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो 2019 के सामने 20% लिखा है, मतलब पिछला वर्ष, मतलब 2018 से 19 जनसंख्या बढ़ी है 20% से, और 19 से 20 जनसंख्या बढ़ी है 24% से। 19 से 20 जनसंख्या बढ़ी है 24% से। अब हमें करना क्या होगा? अब हम इसका 24% निकालें। 24% हम कैसे निकाल सकते हैं? आप ये देख सकते हो, कैसे कैलकुलेशन करें आराम से। अगर हमें 24% निकालना है 120 का, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना। कैसे? या तो आप ब्रेक करके कर लो, या आप ऐसे कर लो, 24/100 इंटू 120। 120 का 24% निकाल लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 24 गुणा कैसे करें? ये 12 का डबल है, 12 का 12 से गुणा किया 144 आया, उसका डबल है तो 288। अब इसमें हमें 10 से भाग भी दे देना है, तो पॉइंट के बाद एक अंक आना चाहिए, 28.8 बना। राइट, तो 28.8 बना, उतना हमने इसमें जोड़ दिया, तो यहां पे जनसंख्या हो गई 148.8। डन। और हमसे क्या पूछा है? हमसे तो पूछा है रेशियो। तो जो रफ वाली कैलकुलेशन मैंने की है, अगर मैं इसे हटाऊं, हमसे रेशियो पूछा है 2018 और 2020 का। तो 2018 और 2020 का अगर हमसे रेशियो पूछा है, तो 2018 में जनसंख्या थी 100, और 2020 में बच्चों जनसंख्या है कितनी? 148.8। अब इसको रेशियो, एक तो यही चीज हो गई, लेकिन रेशियो हम लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए और इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर मैं यहां 10 से गुणा कर दूं तो पॉइंट हट जाएगा, है ना। तो अगर 10 से गुणा इधर कर रहे हैं तो इधर भी कर दो, तो वैल्यू आ गई 1000 अनुपात 1488। अब इसमें एक और चीज देखना, ये दोनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 से अगर हमने कर दिया कैंसिल, 125 अनुपात, यहां 8 से भाग दो, 8 एकम 8 बचा 6, 8 नीचे उतारा, 8 इंटू 6 बना 64, 8 इंटू 8 बना 64, बचा कितना? 4, 8 इंटू 8 और आ गया। तो बच्चों हमारा आंसर जो आया है वो आया है 125 अनुपात 188, ये आंसर आया है। और पता है, ये जो हमने परसेंटेज कैलकुलेशन की है, हमें वो करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसी सवाल में हम रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे पूछ भी तो हमसे रेशियो ही रहे, तो इसी सवाल में हम रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे? सवाल हमारे सामने सेम है। आप ये देखना कि सवाल कह रहा है कि पहले 20% की बढ़ोतरी हुई। आप ये देखो, 2018 से 19 जाने में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, ये वाला 20, और 19 से 20 जाने में 24% की बढ़ोतरी हुई। तो हमें केवल इन दोनों परसेंटेज से मतलब है, हमें केवल इन दोनों परसेंटेज से मतलब है। तो अगर पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 थी ना, उसे 20% से बढ़ा दिया तो बाद वाली वैल्यू 120 हो गई। अब फिर 24% की बढ़ोतरी हुई है 19 से 20, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, उसे हमने 24 से बढ़ा दिया तो बाद वाली वैल्यू 124 हो गई। अब आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, अगर कोई चीज कॉमन है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो कॉमन क्या है, उसके लिए हमने ये देखा, 20 से हमने कर दिया कैंसिल, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। यहां 4 से कर दिया कैंसिल, तो ये बच्चों आ गया 25, और ये आ गया 31। वैसे अगर आप इन्हें 1/5 और इसे आप क्या लिखोगे, 6/25 लिखोगे तो डायरेक्टली ये रेशियोज आ जाते हैं ना इस रिंग को।
तो अब हमने क्या किया, इनको गुणा कर दिया। 5 को 25 से गुणा किया, 125 आया। 31 को 6 से गुणा किया तो 186। 180, अरे 186 आएगा भाई, सॉरी यहां मैंने गड़बड़ कर दी है, ये 186 आएगा। 6 × 48, 6 बार गया था ना भाग बच्चों, ये आया 186। 6 × 48, राइट, 6 बार मतलब 8 × 6 48, ये बना। समझ में आया? तो आप इसे रेशियो वाले तरीके से भी देख सकते थे। ऐसे ही अगर हमारे सवाल में, लेट से सवाल में कहीं पे ये आ जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन 2017 टू 2019, 17 और 19 का अनुपात कितना है, जरा एक बार बताना। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। 17 और 19 का अनुपात कितना है, सोचो क्या करें। 17 और 19 का अनुपात कितना है, वही चीज है। यहां डेटा मैंने थोड़ा टेढ़ा दे दिया है क्योंकि मुझे एक चीज आपको समझानी है कि व्हाट डेटा इज गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये सवाल देखा, हमने ये सवाल जो देख रहे थे, हमारे ये जो 5 क्वेश्चन लिखे हुए थे ना, सबसे पहले हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट डेटा इज गिवन। इंफॉर्मेशन है क्या, वो हमें यहां से क्लैरिटी मिल रही है कि परसेंटेज इंक्रीज दे रखी है, पॉपुलेशन नहीं है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। फिर अगर हमारे पास कोई ये सवाल पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था रेशियो वाला, तो सवाल अब तो उसके बाद हम ये सोचते हैं कि क्या हमें पूछा गया है, क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अभी जो मैंने आपको सवाल दिया है 2017 और 2019 की जनसंख्या का अनुपात, उसके लिए हमें क्या डेटा चाहिए, 2017 और 2019 की अनुपात हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें डेटा क्या चाहिए, पहली चीज हमें चाहिए 2017 से 18 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और दूसरी चीज चाहिए 18 से 19 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहली चीज हमारे पास ये जो 5 क्वेश्चन लिखे थे, तो हमें 2 चीजें चाहिए। क्या हमें पूछा गया है 2017 और 2019 का अनुपात क्या है, इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो हमें 2 चीजें चाहिए, पहली 2017 से 18 जाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दूसरी 2018 से 19 जाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये चीज है, डन। और क्या स्टेप लेनी है, तो स्टेप लेने में 2 तरीके हैं। कौन कौन से, जैसे पहला तरीका क्या है, आप इसे 100 मान के चलो, बढ़ाते जाओ। 100 मान लिया, ये 125 आ गया, 125 का 20% बना 25, ये 150 आ गया। या दूसरा तरीका आप इसमें रेशियो भी लगा सकते हो, समझ रहे हो। तो इन अ सेंस ये जो हमारा जो अप्रोच करने का जो तरीका होता है, ये जो 5 क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं, वही चीज है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो सवाल दिया गया है, इसमें हमें 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, 2 चीजें। पहली चीज हमें चाहिए कि 2017 से 18 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये चाहिए। फिर 18 से 19, 17 से 18 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और 18 से 19। आराम से देखते हैं कैसे। अगर मैं 2017 की जनसंख्या मान के चलूं 100, तो सबसे पहले उसमें 25% की वृद्धि हुई। बच्चों 100 का 25% होता है 25, तो 100 का 25% बना 25, इसका मतलब 2018 की जनसंख्या आ गई 125। अब उसके बाद 18 से 19 जाने में 20% की बढ़ोतरी है। अच्छा 20% जो है, इसका 20% निकालो। 20% का मतलब 1/5 भी होता है, या ऐसे ही देख लो 10% का मतलब 12.5 बना 12.5। तो 20% बच्चों कितना बनेगा, उसका डबल, तो 25। उतना जोड़ दिया तो 2019 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, ये कितनी आ गई, 150। अब अगर इन दोनों को हम 50 से कर दें कैंसिल, अब अगर इन दोनों को हम 50 से कर दें कैंसिल, तो 2:3, यही बच्चों हमारा आंसर है। 50 से कैंसिल कर दो, ठीक है।
नाइस, एक्सेलेंट, सुपर बच्चों। अब अच्छा, इसी को हम रेशियो वाली अप्रोच से हम कैसे सॉल्व कर सकते थे? हमें पता है पहले 25% की वृद्धि हुई, तो 25% को हम लिखते हैं 1/4। मतलब अगर ओरिजिनल वैल्यू 4 थी ना, 4 को 1 से बढ़ा दिया, 4 को 1 से बढ़ा दिया तो बाद वाली वैल्यू 5 हो गई। ये पहले परसेंटेज इंक्रीज की वजह से हमारे पास ये रेशियो आया। इनटू फिर अगला है 20% की बढ़ोतरी, और 20% आपको पता है ये होता है 1/5। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, उसमें बढ़ोतरी कर दी 1 की, 5 में 1 जोड़ा, फाइनल वैल्यू 6 आ गई। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, जो दोनों रेशियो है उनको आपस में गुणा कर दिया, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां बचा 2, यहां बचा 3, तो हमारा 2:3, यही आंसर आ गया। तो हम इसे बड़े आराम से रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ रहा है सभी को? राइट ना? ठीक है, चलो ये लाइन ग्राफ का एक केवल छोटा सा एग्जांपल मुझे आपको देना था, क्योंकि कई बार डेटा ऐसा लगता है कि हाँ सीधा सीधा है, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वैसे सीधा ही सीधा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। पहली क्लास में वैसे भी मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज करा नहीं सकता हूं, लेकिन इस क्लास की जो शुरुआत है वो बच्चों, इस बैच की जो शुरुआत है वो है टैबुलर डीआई से। ये तो इंट्रोडक्शन के लिए था, राइट, कि हम कहां कहां फंस सकते हैं, केवल उसके लिए था। हमारे इस क्लास की शुरुआत है टैबुलर डीआई से। उसमें भी सबसे पहला जो सेट मैंने देख रखा है वो एसबीआई क्लर्क प्री 2022 का जो सेट है ये है। और इसमें डेटा क्या है, जरा हम वो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और डेटा है क्या, वो हमारे पास डायरेक्शन में लिखा होता है, हेडिंग में लिखा होता है। दी गई तालिका उन लोगों की संख्या दर्शाती है जो एक ही सप्ताह के 3 अलग अलग दिनों में 4 अलग अलग मॉल में गए थे। तो 3 अलग अलग दिन है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मॉल के नाम क्या है, ABCD। तो कितने व्यक्ति जो भी हैं, जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग मॉल में जा रहे हैं। क्लियर है आपको डेटा? डेटा क्लियर है? राइट, यस वेक्टर। क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन का PDF मिलेगा, है ना? डेटा क्लियर है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 अलग अलग मॉल में कितने व्यक्ति जा रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है। अब इसी को मैंने कर लिया कॉपी, और सवाल एग्जाम में जो पूछे गए थे उससे पहले मैं आपसे कुछ एक बड़े आसान से सवाल पूछना चाहूंगा। आई एम प्रिटी श्योर आप तो बता ही दोगे, बड़े आसान से। पहली चीज है, पहला सवाल जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज the average, what is the average of number of persons who went to malls on, let's say, फ्राइडे। फ्राइडे को जो व्यक्ति मॉल गए हैं उनकी औसत संख्या क्या है? तो इसमें सवाल हमसे यह पूछ रहा है कि फ्राइडे को जो व्यक्ति मॉल गए हैं उनका औसत कितना है। सीधा सवाल ये है, सोचना जरा। फ्राइडे को जो व्यक्ति मॉल गए हैं उनकी औसत संख्या है कितनी? कविता, लेट्स सी, 35-40 क्लासेस होंगे अराउंड, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो बैच होता है उसमें इतनी ज्यादा क्लासेस नहीं दे पाना पॉसिबल होता है, राइट। बट लेट्स सी, उससे आगे भी खिंच सकता है। वही है, अल्टीमेटली जितने की जरूरत लगेगी उतनी क्लासेस बढ़ती जाएंगी। तो औसत संख्या हमसे पूछ रहे हैं फ्राइडे वाली। क्या आप बता सकते हो औसत संख्या क्या है फ्राइडे? क्या
क्या करें? औसत हम निकालते कैसे? ओके निरंजन, ओके वेक्टर। आपको ये पता है औसत निकालने का जो तरीका होता है बच्चों, जो औसत निकालने का तरीका होता है, एक डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करता हूं, या एवरेज का जो तरीका होता है बच्चों, वो होता है टोटल मतलब सम बटे नंबर ऑफ वैल्यूज, यही ना? तो अगर हमें इन चारों का औसत चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें इन चारों का औसत चाहिए तो हम इन सबको जोड़ सकते हैं। जोड़ दें? जोड़ते हैं भाई। जोड़ेंगे कैसे? 80 में 80 जोड़ा, वैल्यू आई 160। 160 में 80 जोड़ा 240। 240 में 20 जोड़ा तो 260, उसका आ गया 60, है ना? हासिल लगा 2। 3 + 2 बना 5, में 2 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 2 हासिल वाला जोड़ दिया 12। मॉल कितने हैं? 4, तो हमें 4 से भाग देना है। तो हमने क्या किया, ये जो 1260 जो है, 12 में 4 से भाग दिया 300 आ गया, 60 में भाग दिया 15 आ गया। सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। डन, राइट। नेक्स्ट। अब ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं, ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं, पता है इसी सवाल में हम एक और चीज कर सकते थे। एक एवरेज की जो एक टेक्निक होती है, एज्यूम मीन मान के सॉल्व करना। एज्यूम मीन मान के हम कैसे सॉल्व करते हैं? मतलब आप ये देख सकते हैं कि हम किसी एक संख्या को औसत मान के चल लें और फिर हम ये चेक कर लें बाकी संख्याएं जो हैं वो इससे कितनी कम या ज्यादा हैं। जैसे इस सवाल में अगर मैं देखूं कि कुछ संख्याएं 300 समथिंग है, कुछ संख्याएं 200 समथिंग है, तो अगर मैं औसत मान के चलूं कि मैंने मान लिया 300 के सब आसपास हैं, सभी 300 के आसपास हैं, ठीक है, तो मैंने इसको मान के चल लिया एज्यूम मीन कि सब 300 के आसपास हैं। अब जो 380 है वो 300 से 80 बड़ी है, 280 जो है वो 300 से 20 कम है, ये भी 300 से 20 कम है, और ये 300 से 20 ज्यादा है। तो ओवरऑल क्या हुआ? आप ये देखोगे प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसिल, राइट? 80 में से 20 घटा दिया, 60 आया प्लस का। अच्छा मॉल कितने हैं? मॉल कितने हैं? मॉल है 4। तो जो 60 आया है हमारे पास प्लस का, वो चारों मॉल में बराबर बट जाएगा, तो सबको 15-15 और मिला। हम मान के चले थे 300, उसमें 15 और जुड़ गया, हमारा आंसर 315 आ गया। उसमें 15 और जुड़ गया, हमारा आंसर 315 आ गया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ऐसे ही अगर मैं आपसे ये बोलूं, जैसे फ्राइडे वाला हमने किया, ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सैटरडे जो है, सैटरडे, यस बच्चों, शनिवार को जो लोग मॉल जा रहे हैं उनकी औसत संख्या क्या है? शनिवार को जो लोग मॉल जा रहे हैं उनकी औसत संख्या, यस वेक्टर 280 से भी कर सकते थे, है ना? मतलब जैसे मैंने यहां 300 लिया है ना, आप इसकी जगह कुछ और संख्या भी ले सकते थे, आंसर सदैव समान आता, राइट? तो अगर हमें यह देखना है कि सैटरडे के लिए ये वैल्यू कितनी बनेगी, जरा सोचना, सैटरडे की ये वैल्यू कितनी बनेगी बताओ? क्या करें? इस बार भी हम कोई एक संख्या मान सकते हैं, इस बार भी 300 मान लूं, इस बार भी 300 मान लूं। चलो इस बार भी मैंने 300 मान लिया। अब जरा देखते हैं और हमारे पास है क्या। सैटरडे अब हमें लेना है, याद रखना। तो ये जो है 220 वो 300 से 80 कम होता है, ये 300 के बराबर है तो 0 आ गया, ये 300 से 60 ज्यादा है, ये 300 से 40 ज्यादा है। हमें फोकस तो इन सभी वैल्यूज के ऊपर करना है ना? इन चारों का औसत निकालना है। तो अब हमने किया क्या, हमने देखा प्लस में हमारे पास है 60 में 40 जोड़ा 100,
उसमें से 80 घटा दिया, वैल्यू आ गई प्लस का 20। अच्छा, जो 20 आया है ये चार संख्याएं हैं, चारों मॉल में बराबर बांट दिया, सबको 5-5 मिला, प्लस का 5। तो 300 में 5 जोड़ दिया, हमारा आंसर 305 आ गया। डन, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप मेंटली ये बताओगे संडे का औसत क्या होगा, बिना पेन उठाए एक बार कोशिश करना। संडे का औसत क्या होगा, जरा मेंटली सोचना। अगला सवाल मैं थोड़ा सा फिर से इसे चेंज कर रहा हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट संडे। संडे का क्या औसत होगा बताओ। इस सवाल में हमें संडे लेके चलना है, इन चारों संख्याओं का औसत। फिर से 300 मान लें, आप चाहो तो 200 भी मान सकते हो, लेकिन 300 मान लेते हैं। तो 300 में से 60 कम, 300 से 80 ज्यादा, 300 से 40 कम, 300 से 20 ज्यादा। तो 300 से ज्यादा क्या हो गया, 80 प्लस 20 100। कम कितना है, 60 कम, 40 कम, 100 कम। जितना ज्यादा उतना ही कम, मतलब औसत 300 है, कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। राइट, औसत 300 है। नाइस, एक्सीलेंट। निरंजन, देवलीना, वेक्टर, फटाफट आ गया। और बच्चे भी बताएं फटाफट से। अगर हम इसमें भी 300 मान के चले, हमने क्या देखा, ये 300 से 60 कम है, ये 80 ज्यादा है, ये 300 से 40 कम है, ये 20 ज्यादा है। प्लस वाला 80 में 20 जोड़ा 100, माइनस वाला 60 में 40 जोड़ा 100, तो अल्टीमेटली 0 बचा। तो जब बचा ही नहीं है तो यही औसत है ना। नाइस रिंकू, आपका भी एकदम सही, सुपर, खत्म। चलो, औसत निकालना आपको आया समझ में। इसमें हमने डिस्कस की एवरेज की टेक्निक। एक सवाल और छोटा सा, एक सवाल और छोटा सा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट टू मॉल ए, जो मॉल ए गए हैं ऑन 3 days, 3 दिनों में जो मॉल ए गए हैं व्यक्ति, उनकी औसत संख्या क्या है। 3 दिनों में जो मॉल ए गए हैं व्यक्ति, उनकी औसत संख्या क्या है। मतलब इस बार बात हो रही है मॉल ए, आपको करना क्या है इस बार, ये क्वेश्चन नंबर 1 हर जगह लिखा है, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, दिस इज आर कंसेप्ट नंबर 1। तो मॉल ए जो है, बेसिकली हमें इन तीनों का औसत निकालना है, इन तीनों का औसत निकालना है। राइट, सोचो फिर मॉल ए के लिए। याद रखना, अब भाग हम किससे देंगे, 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो मॉल ए के लिए अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले फिर से मैंने एज्यूम मीन ले लिया 300, औसत मान लिया 300। जो 380 है वो 300 से 80 बड़ा, ये 80 छोटा, और ये 60 छोटा। ठीक है, यही 3 लेने थे। तो प्लस 80 से माइनस 80 कैंसिल, एक वैल्यू 80 बड़ी, एक 80 छोटी, बचा क्या, 60 छोटा है। मॉल कितने हैं, 3, तो 3 से दे दिया भाग, माइनस का 20 आ गया। तो 300 में से 20 घटा दिया, हमारा आंसर 280 आ गया। क्लियर है सभी को? डन, ऐसे सोच सकते हैं, कितना आसान है, राइट ना। अब ऐसे ही आगे बढ़े, अगर हमारे पास में यहीं पे सवाल ये है, मॉल बी, मॉल बी, जरा यहां बताओ, मॉल बी में यही सेम चीज मॉल बी, और अगला सवाल मैं सेम कर देता हूं मॉल सी। ठीक है, मॉल बी के लिए क्या करें, फिर से 300 मान के चल लें, क्योंकि सारी वैल्यू 300 के ही तो आसपास है।
तो फिर से 300 मान के चल लेते हैं। मेंटली सोचना, ये तो बराबर ही है, ये 20 कम 80 ज्यादा, तो प्लस का 60 आ गया। उसे 3 में बराबर बांट दिया, सबको मिला 20-20, 320 आंसर हो गया। नहीं, 320 आंसर हो गया। बताओ, अगर हम मॉल बी के बारे में सोच रहे हैं, फिर से एज्यूम मीन हमने ले लिया 300। जो पहली संख्या है वो 300 से 20 कम है, फिर बराबर है, ये 300 से 80 ज्यादा है। 80 में से 20 घटाया, प्लस का 60 आया, उसे तीनों दिनों में बराबर बांट दिया, सबको मिला 20-20, तो 300 में 20 जोड़ दिया, हमारा आंसर 320 आ गया। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? डन। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम बात करें मॉल सी की, मॉल सी और एक और भी तो है मॉल डी, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें मॉल सी की, तो इसमें क्या करेंगे, फिर से 300 मान के चल लें। मेंटली सोचते हैं, ये 300 से 20 कम है, 300 से 40 कम है, तो 300 से 60 कम हो गया, और ये 60 बड़ा है, तो जितना कम उतना ही ज्यादा, हमारा आंसर 300 आ गया। खत्म, राइट। बताओ, मॉल सी के लिए हमने क्या किया, एज्यूम मीन जब हमने 300 लिया ना, ये 300 से 20 कम है, ये 60 ज्यादा है, ये 40 कम है, तो माइनस का भी 60 प्लस का भी 60, सब कैंसिल, जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब कोई बढ़ोतरी या घटाना हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा आंसर 300। खत्म। और अगर मॉल डी देखा जाए, अगर मॉल डी देखा जाए, इसी में सवाल ये है कि मॉल डी का औसत क्या है तीनों दिनों का, तो इसमें भी हमने क्या किया, हमने 300 मान लिया। फटाफट से इसका आंसर बताना, मेंटली सोचो क्या होगा। पॉइंट में आ रहा है, आई नो, लेकिन निकाल तो लो एक बार, निकाल तो लो। नाइस देवलीना, और सभी लोग बताएं, मॉल डी, मॉल डी क्या होगा। यस बच्चों, यहां पे तीनों वैल्यू 300 से बड़ी हैं, अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा मॉल डी में अगर तीनों वैल्यू 300 से बड़ी हैं, पहली वैल्यू है 300 से 20 बड़ी, दूसरी 40 बड़ी, और तीसरी 20 बड़ी, ऐड कर दिया 80 बड़ी आ गई वैल्यू, इसको 3 से दे दिया भाग, वैल्यू बनी 26.6666, उतना हमने प्लस कर दिया इसमें, तो हमारा आंसर 326.6666 होता जाएगा। अच्छा, अगर हम यहीं पे कोई और संख्या मान लेते, 300 की बजाय अगर हम कुछ और ले लेते, 300 की बजाय अगर हम कुछ और ले लेते, लेट से 320 ले लेते। क्यों? क्योंकि यहां पे दो जगह 320 दिया है, तो ये जीरो आ गया, ये जीरो, यहां 20 एक्स्ट्रा आया, तीनों को ऐड किया तो भी तो 20 एक्स्ट्रा आया, उसे 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया, सबको मिला 6.66, इतना मिला, तो उतना जोड़ दो प्लस का 6 ये सर्कल क्यों बना दिया है, प्लस 6.66, ऐसे भी कर लेते तो 326.66 आ जाता। राइट, ये चीज है। डन ना? तो जो एवरेज वाली टेक्निक है आप सभी लोगों को ढंग से आ गई समझ में, एवरेज वाली टेक्निक आप सभी लोगों को ढंग से आई समझ में, आ गई ना। यही डेविएशन मेथड हम पिछली क्लास में भी कर रहे थे, जब कुछ कम कुछ ज्यादा वो सारी जो चीजें होती हैं वो देख रहे थे, तो कुछ कम कुछ ज्यादा वो सारी चीजें हम देख रहे थे। डन। चलिए, यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को?
है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीजें, ये मैंने आपसे अपनी तरफ से सवाल लिखे। क्यों? क्योंकि मुझे आपको ये सिखाना था एवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो ये हमारा एसबीआई क्लर्क प्री का जो है, वैसे इसके अलावा हम कुछ एक और चीजें भी सीख सकते हैं इसी डेटा के माध्यम से। हम कुछ एक और चीजें भी सीख सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर हमसे लेट से कहीं पे ये पूछा जाए, याद है हमारा एग्जाम्पल वाले सेट में दिया था परसेंटेज इंक्रीज। तो अगर हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज अगर हमसे कहीं पूछा जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन वहां पॉइंट में कैलकुलेशन आ जाएगी, हटाओ, लेट इट बी। ठीक है, उसको मैं अभी नहीं करा रहा। आते हैं एसबीआई क्लर्क प्री का, हमारे पास में ये सेट है 2022 वाला। तो इसमें जो पहला सवाल पूछा गया था वो ये था, व्हाट इज द सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट टू मॉल ए ऑन फ्राइडे, मॉल बी ऑन सैटरडे, मॉल सी ऑन संडे एंड मॉल डी ऑन फ्राइडे। देख लेना, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वही है, इसके इस सेट को पहला सेट रखने के पीछे का रीजन यही है क्योंकि ये सेट बहुत ज्यादा आसान है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे सम पूछ रहे हैं। क्या? मॉल ए ऑन फ्राइडे, मॉल बी ऑन सैटरडे, मॉल सी ऑन संडे एंड मॉल डी ऑन फ्राइडे अगेन। इन चारों का सम पूछ रहे हैं। जोड़ो जरा सबको, जोड़ ले। अच्छा, हमारी जो एवरेज वाली टेक्निक थी ना, हम उसी का इस्तेमाल करके हम सम भी निकाल सकते हैं। अब चाहो तो आप इन्हें बड़े आराम से जोड़ सकते हो। बड़े आराम से जोड़ोगे 1260 आ जाएगा। जोड़ सकते हो। कैसे? 1260 नहीं, 1360। 1260 आया मेरा, एक बार चेक कर लेना। अरे जोड़ते हैं। जोड़ा हमने कैसे? सबसे पहले मैंने ये देखा 380 में 320 जोड़ दिया। इन दोनों को एक साथ क्यों जोड़ा है? क्योंकि 8 में 2 जोड़ने पे 10 आता है ना, संख्या आसान बन जाती है। तो 380 में 320 जोड़ा तो 700 बना, राइट। 300 300 600, 80 में 20 जोड़ा 100 और बन गया, 700 आ गया। 700 में 300 जोड़ दिया तो 1000 आ गया, 1000। उसमें 200 जोड़ दिया 1260 और जोड़ दिया तो 1260 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो है हमारे पास में, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ए एंड मॉल बी टुगेदर ऑन संडे, मॉल ए एंड मॉल बी ऑन संडे एंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल सी एंड मॉल डी। यहां पे शब्द टुगेदर नहीं होना चाहिए था। व्हाट इज एंड मॉल ए एंड मॉल बी ऑन संडे एंड मॉल सी एंड मॉल डी टुगेदर। यार ये भाषा गलत है, रुको। लेकिन हाउ डिड आई मिस इट? टुगेदर शब्द नहीं होना चाहिए एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि टुगेदर का मतलब है आप इनको जोड़ रहे हो। टुगेदर अगर लिखा है तो एक साथ, हिंदी से भी मैं लिखा हटा देता हूं, एक साथ। बेसिकली है क्या सवाल? ये कह रहा है, सवाल ये जो कहना चाह रहा है, सवाल ये पूछ रहा है, मॉल ए मॉल बी ऑन संडे, ये दो संख्याएं, एंड मॉल सी मॉल डी ऑन फ्राइडे। मतलब इन चारों संख्याओं का हमसे औसत पूछ रहे हैं। इन चारों संख्याओं का हमसे औसत पूछ रहे हैं, इन चार संख्याओं का। ठीक है, तो इसमें है क्या कि अगर मैं ये देखूं, फिर से मैंने औसत मान लिया 300। अब दिमाग लगाया हमने, 20 ज्यादा 20 कम, कैंसिल आउट। 80 ज्यादा 60 कम, 80 ज्यादा 60 कम, मतलब फिर भी प्लस का 20 बच गया। तो जो प्लस का 20 बच गया है उसे 4 पार्ट में बराबर बांट दिया, 5 और मिल गया। तो 300 में 5 जोड़ दिया, हमारा आंसर 305। खत्म, डन ना, राइट, हो गया।
ऐसे ही आगे बढ़े। अब अगला जो सवाल है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू ऑल फोर मॉल्स ऑन सैटरडे। सैटरडे को जाने वाले चारों मॉल्स में जाने वाले व्यक्ति जो हैं, ऐड कर लोगे, वो कितना कम या ज्यादा है मॉल बी के तीनों दिन मिला के। आराम से हमने एवरेज कैलकुलेशन करी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्टली देख लो। अगर मैं यहां पे सारी वैल्यूज को 300 मान के चलता तो हमारे पास 1200 तो वैसे ही आ जाता सैटरडे का टोटल। अब हमने ये भी देखा, ये 1200 से, ये 300 से 80 कम है, ये 60 ज्यादा है 40 ज्यादा है, 60 ज्यादा 40 ज्यादा मतलब 100 ज्यादा, और ये 80 कम है, 100 में से 80 घटाया 20 बचा ना 20, तो ये आ गया 1220। या आप ऐड कर लो, ऐड भी तो कर सकते हो। हमने इन दोनों को जोड़ा 700, 700 में 300 जोड़ा 1000, 1000 में 200 जोड़ा 1200, 1220 आ गया। और मॉल बी का तीनों दिनों का टोटल क्या है ये भी जोड़ सकते हैं। 80 में 80 जोड़ा 160, हासिल लगा 1, 2 3 3 बना 8, उसमें एक हासिल वाला जोड़ दिया 960। अब हमसे ये पूछ रहे हैं ये जो वैल्यू है ये कितनी कम या ज्यादा है 960 से, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ये वाली वैल्यू तो ज्यादा है ना, ये मोर है, यही तो पूछ रहे थे, ये वाली वैल्यू कितनी कम या ज्यादा है, तो हमारा आंसर मोर आएगा। और बाकी इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो 1220 में से 960 घटा दिया, वैल्यू कितनी आ गई 260, इतनी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 1, 260 मोर। डन, ठीक है ना। तो इस सेट के जो पहले 3 सवाल थे ये थे सुपर इजी। अब चौथे सवाल में थोड़ी सी हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है। सवाल कह रहा है, और वो भी देखो परसेंटेज कैलकुलेशन जो है वो पॉइंट में आ रखी है अजीबोगरीब, ठीक है, तो हमें इन्हें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। सवाल ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ए, वो भी तीनों दिन मिला के। मॉल ए में तीनों दिन मिला के कितने व्यक्ति गए, हम बड़े आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 600 840 ऐड कर लोगे ना मॉल ए में, अरे इन दोनों को जोड़ा 600, 600 200 800 840, वो कितना परसेंटेज है किसका, जो मॉल डी को गए हैं फ्राइडे को और जो मॉल सी को गए हैं सैटरडे को। तो ये कितना परसेंटेज है मॉल डी फ्राइडे मॉल सी सैटरडे इन दोनों का। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारे पास वैल्यू आई कितनी, ये वैल्यू कितनी आई, जोड़ दो, कहने से 680। तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि जो 840 है वो कितना परसेंट होता है 680 का। 840 कितना परसेंट होता है 680 का। अब एक संख्या दूसरे का कितना परसेंट है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कहीं ये लिखा हुआ है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, या फिर हमसे ये हिंदी में लिखा है x जो है वो y का कितना प्रतिशत है, y का कितना प्रतिशत है। इस टाइप की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इस टाइप की y का कितना प्रतिशत है, अगर हमारे पास में ये सवाल है तो हम यही तो करते हैं x बटे y, या इसी को आप लिख सकते हो x बटे y इंटू 100%। यहां से हमारे पास चीजें परसेंट में आ जाती हैं। तो एक संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे हम करेंगे क्या, हमें यह पूछा गया है 840 जो है वो 680 का कितना प्रतिशत है। उसके लिए हमने यही देखा 840 कितना प्रतिशत है 680 का, इंटू 100% लिखो या ना लिखो या बाद में लिख देना, वो आपके ऊपर है। ओके, चेक करते हैं आंसर मैच हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आप ये देखो कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिसे ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिसे ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आप नोटिस करना, अगर हमें एक संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है ये निकालना है तो हमें 1 बटे दूसरी,
मतलब हम इसमें से कॉमन चीजें कैंसिल कर सकते हैं। तो एक संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए ना, हमारा काम रेशियो से चल जाएगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, इनके बीच का अनुपात भी दिया होता ना, उससे भी हमारा काम चल जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा 0 से 0 गया, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 21 आया, ये 17 आया, तो हमारे पास बन गया 21/17। अब आप इंटू 100% लिख सकते हो, या क्या आप इसे ये लिख सकते हो 17/17 प्लस 4/17 लिख सकते हो। मैं इंटू 100% नहीं लिख रहा, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब 17/17 बच्चों जो होता है ये आ गया 1, और 1 को परसेंटेज फॉर्म में हम लिखते हैं 100%, प्लस 4/17 जो है उसकी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो एक तो 1/17 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 6% से थोड़ी सी कम, तो 4/17 24% से थोड़ा सा कम, 23 दशमलव समथिंग, है ना, राइट। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। या 4/17 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4/17 इंटू 100%, मतलब 400/17। अब आप इसमें भाग दे सकते हो, 17 का डबल बना 34, शेष बचा कितना 6, 60 हुआ, 17 का 3 गुना 51, बचा कितना 9, पॉइंट लगा 17 का 5 गुना, फिर उसके बाद समथिंग समथिंग आ जाएगा, तो 0.52 ही आ जाएगा। तो इतना हमें और जोड़ना है। तो बच्चों हमारा आंसर जो आया यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन में 123.52%। अच्छा, एग्जाम में हम इसे कैसे करेंगे, आप ये समझना 17 का 6 गुना होता है 102, तो अगर 1/17 जो है वो 6% से थोड़ा सा कम होगा 1/17, तो 4/17 24% से थोड़ा सा कम, मतलब 23 दशमलव समथिंग, और 100% तो पहले से है ही, तो 123 दशमलव समथिंग हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। नो वेक्टर, नॉट रियली राइट। वाई? अरे क्योंकि उसके बाद अब हम ना, अगर आप इंटीजर पार्ट तक कर लो उतना बहुत है, क्योंकि इतना गैप तो है ना हर जगह, इतना क्लोज आंसर नहीं होगा कि आपको डेसिमल के 2 स्थानों तक करना पड़े ना। नन ऑफ दीज भी है तो भी गैप ठीक ठाक होता है ऑप्शन में, 2 2 3 3 का, है ना। तो जैसे 123 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो उसके अलावा और कोई वैल्यू इसके बहुत आसपास नहीं है इस आंसर के। ठीक है, तो वी कैन यूज अप्रोक्सीमेशन। डन, आगे बढ़े। अगला जो सवाल है, तो इस सवाल में सबसे पहले आपने देखे जो 4 सवाल थे वो डायरेक्ट थे। नॉर्मली बैंक के किसी भी एग्जाम में आपको यही पैटर्न मिलेगा। पैटर्न क्या मिलेगा कि 4 सवाल डायरेक्ट या 3 सवाल डायरेक्ट, फिर 1 या 2 क्वेश्चन में हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये जो सेट है, इस सेट में है 6 सवाल, इस सेट में है 6 सवाल, तो इसमें 4 सवाल डायरेक्ट थे। डायरेक्ट का मतलब है बाहर से कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन इस सवाल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और अगले सवाल में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो? तो बाहर से कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे अगले दोनों क्वेश्चन में दे रखी है, और ये बड़ी कॉमन सी चीज होती है कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। डन। तो जैसे सवाल ये कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ई ऑन थर्सडे, हमारे पास एक और दिन है थर्सडे, एक और दिन है हमारे पास थर्सडे। किसी दूसरे कलर से लिख देता हूं भाई, रेड से लिख लो। तो एक एक्स्ट्रा दिन, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और वो भी थर्सडे में मॉल ई लिखा हुआ है। चलो यहां क्या ही टेबल में लिखना, क्योंकि तो बाहर की चीज। सवाल कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ई ऑन थर्सडे, थर्सडे को जो मॉल ई गए हैं वो 80% है जो मॉल डी को गए हैं, मॉल डी गए हैं फ्राइडे को।
मतलब इसका 80% है। इसका 80% निकालें कैसे? 100% में से 20% घटा दे, है ना? या फिर आप ये भी कर सकते हो, मॉल ई ऑन थर्सडे जो है 10% बना 32, 80% इसका 8 गुना, हमारे पास वैल्यू आ गई 256। अब इसमें भी पता है मैंने इतनी जल्दी इनको गुणा कैसे किया? आप इसे अगर आधा कर दो और इसे डबल कर दो, तो एक जगह 2 से भाग दिया, दूसरी जगह 2 से गुणा किया, तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, हमारा आंसर तो सेम आएगा। लेकिन अगर हम इसे आधा कर दें, इसे डबल कर दें, तो 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर 256, ये चीज आ गई, है ना? Then what is the average of the number of people who went to Mall E on Thursday and the number of people who went to Mall C on all the given days? तो हमें चार संख्याओं का औसत निकालना है। कौन कौन सी? एक तो हमें लेना है 256, और दूसरा हमें लेना है ये सारी संख्याएं। इन सबका औसत निकालना है। क्या कर लें? 300 मान के चल लूं या कुछ और? चार संख्याओं का औसत निकालना है। मैं 256 भी मान के चल सकता हूं, मैं 260 भी मान के चल सकता हूं, कुछ भी लेके चल सकते हैं, राइट? 300 ही लेके चल लूं, ठीक है, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। तो अगर मैं 300 ही लेके चल लूं, मैंने एवरेज मान लिया भाई 300 है, तो अगर मैं ये देखूं, ये जो संख्या है ये 300 से 44 कम है, इसको यहीं लिख दूं 256, ताकि हम यहीं पे देखते चलेंगे। नहीं नहीं, ऊपर लिख देता हूं 256, ठीक है। हमें इन चारों का औसत निकालना है। ये है 300 से 44 कम, ठीक है। ये है 300 से 20 कम, 300 से 60 ज्यादा, 300 से 40 ज्यादा। माइनस के 60 से प्लस का 60 हो गया कैंसिल, बचा माइनस का 44। अब इसे चारों संख्याओं में बराबर बांट दिया, सबसे 11 कम हो जाएगा, तो सबसे 11 कम हो गया, तो वैल्यू आ गई 289। 17 का स्क्वायर होता है ये। नाइस, ठीक है, चलो डन ना। ये भी बड़ा आसान छोटा सा सवाल। आगे बढ़े, अगला सवाल हमने देखा। सवाल कह रहा है इफ ऑन मंडे द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ए इज 200%। अच्छा, 200% का मतलब डबल हुआ ना। 200% अगर हमारे पास कहीं लिखा है, तो आपको यह पता है परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग देना। तो 200% का मतलब डबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ए ऑन मंडे, वो डबल है नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल सी ऑन सैटरडे। तो मॉल सी सैटरडे कितने व्यक्ति जा रहे हैं? आप बोलोगे 360, इसका डबल है, मतलब 720 होना चाहिए, 200%, ठीक है। अब देन फाइंड द रेशियो ऑफ द पीपल हु वेंट टू मॉल ए ऑन मंडे एंड द पीपल हु वेंट टू मॉल डी ऑन संडे एंड सैटरडे टुगेदर। तो मॉल ए हमें लेना है मंडे के लिए, तो 720 आ गया, और मॉल डी लेना है संडे सैटरडे टुगेदर, ये दोनों एक साथ लेने, प्लस कर दो जरा दोनों को, ये आ गया इतना। 0 से 0 कैंसिल, फिर हमने क्या किया, क्या 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया 18, ये आया 17। सही ऐड कर रहा हूं? नहीं जी, अरे 660 आया। ध्यान से, 40 में 20 जोड़ने पे 60 आता।
यस बच्चों, जो टेबुलर डीआई वाली फाइल है उसमें हमारे 55 से लेके 60 सवाल तक हैं। जो टेबुलर डीआई वाली फाइल है इसके 55 से लेके 60 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पहुंचे हैं। आराम से वी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हर चीज को समझते हुए चलेंगे डिटेल में। ठीक है, एक प्रॉपर मुझे इस बैच के माध्यम से ना हर चीज एकदम डिटेल में पढ़ानी है, आराम से धीरे धीरे। और ऑफ कोर्स इसमें कई सारे वो सेट आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, तो केवल एक ही चैप्टर पे आपको कई सारे सेट्स मिलेंगे। आज तो हम केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पहुंचे हैं, तो लगभग 10% काम हुआ है, पर आज हमने टेक्निक सीखी है कुछ। ठीक है, अब इसके आगे के जो सेट्स हैं ये हैं आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, देखना जरा, डेटा पढ़ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। यू कैन सी द डेटा। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा दिखा रहा हूं ताकि अगर कोई बच्चा ट्राई करना चाहे तो वो ट्राई कर सकता है। और क्या, और ये चीज बच्चों कि मतलब हो सकता है पीडीएफ अपलोड होने में टाइम लग जाए, शाम तक अपलोड हो, तो अगर आप उससे पहले ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी ये सेट्स हैं यू कैन ट्राई दीज। एसबीआई क्लर्क प्री 2022 का ये भी है। हाँ, इन दोनों की शिफ्ट अलग अलग थी, सेम शिफ्ट में दोनों टैबुलर डीआई के नहीं आए। जैसे एक हुआ कि सुबह पूछा गया, एक हुआ शाम को पूछा गया, उस तरह से अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए। तो इसे भी आप एक बार देख लेना। सवाल दिख रहा है? सवाल दिख रहा है? मैं सामने से हट जाता हूं, क्यों? क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तक। ठीक है, इनको ट्राई करके आना, इन सभी क्वेश्चन को हमें अगली क्लास में डिस्कस करना है। ओके, चलिए, इसमें भी देखो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो एग्जाम में ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, 5 में से लगभग 2 सवाल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, जहां पे जिसको इस्तेमाल करके आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनको ट्राई करके आना है, बाकी मिलते हैं कल। तो सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। टैबुलर डीआई अगला हमारा 2-4 क्लासेस तक चलेगा। ठीक है, एक तो टैबुलर होता है, फिर मिसिंग टेबल भी होती है, राइट। जो भी चीजें हमारी 2-4 क्लासेस तक चलेंगी, बाकी मिलते हैं फिर बच्चों। सी यू देन।